पता जब मैंने ना अपनी क्वांटम कंप्यूटिंग सीखने की जर्नी स्टार्ट की 365 डेज की, थोड़ा समय बीत गया तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने तो इतना बड़ा एक वो अपना ग्रुप बना रखा था दोस्तों का, हम सारे घूमने के लिए जाते थे, वो कहां गया? वो धीरे धीरे गायब होता गया। मतलब इतना बड़ा ग्रुप कंप्रेस हो गया, इतना छोटा सा होता गया। मतलब जितना ज्यादा मैं फोकस कर रहा था पढ़ाई लिखाई पे, जितना ज्यादा मैं क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, रिसर्च पे फोकस कर रहा था, उतनी ज्यादा बैंड बजती जा रही थी मेरी ये सोशल लाइफ की। ऐसा मैंने सोचा कि ये मेरी लाइफ में हो रहा है क्या? तो मुझे बाद में पता चला नहीं नहीं, ऐसा तो फिजिक्स में भी होता है। फिजिक्स में अगर एक वेरिएबल को तुम मेजर करना चाहते हो एक्यूरेटली, तो दूसरे वेरिएबल में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटीज आनी स्टार्ट हो जाती हैं। फिजिक्स में इसे बड़ा टेक्निकल नाम दिया गया, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मतलब क्वांटम लेवल पे भी ऐसे होता है, ऐसे कुछ पेयर ऑफ वेरिएबल्स एग्जिस्ट करते हैं। एक वेरिएबल पे फोकस करोगे तो दूसरे वेरिएबल पे बेड़ा गर्क होता जाएगा। एक वेरिएबल को अगर तुम एक्यूरेटली मेजर करना चाहते हो तो दूसरे में अनसर्टेनिटीज बढ़नी स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब अगर तुम्हें मैं एक मैथमेटिकल फॉर्मूला से समझाना चाहूं तो प्रोडक्ट ऑफ सोशल लाइफ and progress in quantum computing is greater than equal to Rajan's constant। अब ये Rajan's constant बहुत 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 ज्यादा छोटा है, but it is not zero। मतलब ऐसे समझ लो कि सोशल लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोग्रेस इन क्वांटम कंप्यूटिंग। मैं जितना ज्यादा सोशल लाइफ पे फोकस करूंगा उतनी कम मेरी प्रोग्रेस होने वाली क्वांटम कंप्यूटिंग पे। या फिर मैं जितना ज्यादा घुसना चाहूंगा, पूरा पूरा दिन उसके बारे में पढ़ना चाहूंगा, और जितनी ज्यादा मैं नॉलेज को गेन करना चाहूंगा उसके बारे में, उतनी ज्यादा सोशल लाइफ का बेड़ा गर्क होने वाला। और अगर मैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स देखूं कि सोशल लाइफ एंड प्रोग्रेस इन क्वांटम कंप्यूटिंग, इसे ही हम कॉन्जुगेट वेरिएबल्स बोलते हैं फिजिक्स में। देखो, मैं फंडामेंटल पार्टिकल्स को यूज करके हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करूं, उससे पहले बड़े ही ज्यादा साधारण और एक मजेदार एग्जांपल से तुम्हें बताना चाहूंगा। मान लो मैं ना अभी फर्स्ट ईयर में हूं और मेरे को ना एक लड़की पसंद आ गई जिसका नाम है वीना, और मैंने ना ऐसा डिसाइड किया कि 1 साल बाद उसे प्रपोज कर दूंगा मैं। तो 1 साल में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ना, उसको क्या पसंद है क्या ना पसंद है वो सारी चीजें देखनी होंगी। तो मैं ना हर संडे उसके घर के बाहर खड़ा हो जाता, मतलब छुप जाता कहीं पे, और देखता कि वो कहां जा रही है। कुछ खाने तो जाती होगी ना संडे को। तो मैंने देखा हर संडे वो मोमोज खाने के लिए जाती है। पहला हफ्ता हुआ, मैंने देखा वो मोमोज खाने के लिए जा रही है। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि उसको मोमोज ही पसंद है? अभी नहीं, एक ही तो हफ्ता हुआ है। दूसरे हफ्ते में मैंने देखा मोमोज खाने, तीसरे हफ्ते में मैंने देखा मोमोज खाने। क्या अभी भी मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि वो मोमोज खाने ही जा रही है? अभी भी नहीं कर सकता है ना, क्या पता 3 हफ्ते उसका मन किया हो सिर्फ। ऐसे ही मान लो मैंने 4 5 6 हफ्ते, 20 हफ्तों तक, 20 संडे मैं उसके घर के बाहर खड़ा होकर उसको ऑब्जर्व कर रहा हूं और वो मोमोज खाने के लिए जा रही है। तो क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि भाई उसको मोमोज ही पसंद है, मोमोज ही उसकी फेवरेट चीज है? बट मैंने देखा कि 21वें हफ्ते तो वो आइसक्रीम खाने चली गई, 22वें हफ्ते वो आइसक्रीम खाने चली गई, 23वें हफ्ते वो आइसक्रीम खाने चली गई, और उसके बाद फिर से मोमोज मोमोज मोमोज। तो बड़ी ये तो विचित्र सी सिचुएशन आ गई है हमारे सामने कि अगर मान लो मैं लिमिटेड टाइम रखूं तो उसमें मैं फ्रीक्वेंसी ढंग से नहीं बता पा रहा हूं। मान लो अगर मैं इनफाइनाइट टाइम के लिए उसको ऑब्जर्व करूं तो मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि हाँ, सबसे ज्यादा बार उसने मोमोज खाए, तो मैं कंक्लूड कर सकता हूं उसकी फेवरेट चीज जो है वो मोमोज है। इसका मतलब है अगर मैं फ्रीक्वेंसी को एक्यूरेटली मेजर करना चाहता हूं तो टाइम हमारे को इनफाइनाइट चाहिए, और अगर मैं टाइम को लिमिटेड रखता हूं तो फ्रीक्वेंसी में अनसर्टेनिटी बढ़ जाने वाली है। बस ऐसा ही कुछ है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एक वेरिएबल को एक्यूरेटली मेजर करना चाहते हो तो दूसरे में अनसर्टेनिटी बढ़ती रहेगी। ऐसे वेरिएबल्स, ऐसे पेयर ऑफ वेरिएबल को कॉन्जुगेट वेरिएबल्स बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे कॉन्जुगेट वेरिएबल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो एक सीक्रेट बताता हूं, जाके पूछ ही लेना क्या पसंद है उसे। भाई टाइम बहुत खराब होता है। बट वेट, सबसे ज्यादा फेमस कॉन्जुगेट वेरिएबल्स तो पोजीशन एंड मोमेंटम है। हमने अपनी 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ा है। टीचर हमें पढ़ाते थे कि एक वेरिएबल को अगर तुम एक्यूरेटली मेजर करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल पोजीशन को, तो तुम मोमेंटम की एक्यूरेसी से दूर जाते रहोगे। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्यों इतना क्वांटम वर्ल्ड में जाते ही, क्वांटम वर्ल्ड में एंटर करते ही चीजें इतनी ज्यादा वियर्ड हो जाती हैं? बस आज यही हमें समझना है। आज मैं तुम्हें बहुत ज्यादा डेप्थ में लेके जाने वाला हूं। एकदम सटीक वही चीज पढ़ेंगे जो हमारे क्वांटम वर्ल्ड पे चल रहा है, जो अभी साइंटिस्ट हमें बताना चाह रहे हैं। मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लो मैंने इलेक्ट्रॉन की ना पोजीशन को मेजर करना है, तो मैंने क्या किया, एक फोटोन को उस पर स्ट्राइक कराया। पता क्यों? मैं किसी भी चीज को क्यों देख पा रहा हूं? क्योंकि लाइट उस पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बोतल है, बोतल पे लाइट लगेगी, ये टकराने के बाद मेरी आंखों पे आएगी, रेटिना पे लगेगी, उसके बाद मैं उसे देखने वाला हूं किसी भी चीज को। ऐसे अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को देखना है तो एक फोटोन उस पर स्ट्राइक कराना होगा। जैसे ही फोटोन उस पर स्ट्राइक करेगा, हमारे जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं उसकी पोजीशन देखने के लिए, उसमें जाएगा, फिर हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को मेजर कर लेंगे। बट पोजीशन तो हम देख लेंगे ये करके, लेकिन जो पार्टिकल था, इलेक्ट्रॉन था, उसकी तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि फोटोन उससे टकराया है। वेलोसिटी मतलब उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन भी हमारे पास है।
कोई बात नहीं, हम एक ऐसा फोटोन लेते हैं जिसकी एनर्जी कम हो या फिर उसकी वेवलेंथ ज्यादा हो। अगर हमने ज्यादा वेवलेंथ का फोटोन लिया, स्ट्राइक करवाया इलेक्ट्रॉन पे, तो इस बार हम उसकी वेलोसिटी मेजर कर लेंगे, क्योंकि इस बार ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोटोन का, तो इस बार हम वेलोसिटी अच्छे से देख लेंगे। लेकिन इस बार इतनी बड़ी वेवलेंथ होने के कारण हम सही से मेजर नहीं कर पाएंगे पोजीशन ऑफ पार्टिकल। बट वेट, ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये बड़ा मजेदार सा एक पार्ट है, इसको ना ध्यान से समझना। मान लो मैंने ना रेडियो वेव्स यूज की गैलेक्सी की पिक्चर लेने के लिए, तो बहुत बढ़िया, क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा है उसकी, तो एक गैलेक्सी की पिक्चर लेनी एकदम मजेदार, एकदम क्लियर पिक्चर आने वाली है। लेकिन रेडियो वेव्स का यूज करके मैं अपनी पिक्चर अगर लेने की कोशिश करूंगा ना, तो एकदम ब्लर आएगी, क्योंकि जो रेडियो वेव है उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मेरे शरीर का साइज। लेकिन जब गैलेक्सी का साइज बहुत बड़ा है तो उसकी पिक्चर भी क्लियर आने वाली है। तो हम पिक्चर लेने के लिए कौन सी लाइट का यूज करते हैं? या तो विजिबल लाइट का यूज करते हैं क्योंकि उनकी वेवलेंथ कम होती है, या फिर हम इंफ्रारेड लाइट का यूज करते हैं अगर हमें नाइट विजन कैमरास वगैरह बनाने होते हैं, या फिर हम एक्स रेज का यूज करते हैं अगर बॉडी के इंटीरियर की पिक्चर्स हमें लेनी होती है। तो साधारण भाषा में मैं ये बताना चाह रहा हूं, अगर बड़ी वेवलेंथ होगी तो पोजीशन नहीं देख पाएंगे। अगर वेवलेंथ तुमने बढ़ा दी तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो है ना वो थोड़ी ब्लर सी दिखने वाली है, एग्जैक्ट पोजीशन को नहीं बता पाएंगे। कहने का मतलब है एक प्रॉपर्टी को मेजर करना चाहते हो एक्यूरेटली, तो दूसरे में एक्यूरेसी खो दोगे। देखो ये तो हो गया एक पार्टिकल का एग्जांपल। अब वेव के एग्जांपल पे आते हैं। मतलब हम मान लो मैंने एक वेव की पोजीशन मेजर करना चाहता हूं, तो बड़ा आसान है, बड़ी सी वेवलेंथ ले लो ताकि मैं उसकी पोजीशन मेजर कर पाऊं। और अगर उसका मोमेंटम या फिर उसकी स्पीड मेजर करनी है तो उसकी वेवलेंथ हमें छोटी लेनी पड़ेगी। छोटी वेवलेंथ भी ले सकते हैं, या फिर ऐसे समझो कि कई सारी वेवलेंथ लेके उसका एक पैकेट बनाया, ताकि जो वो पैकेट बने उसको हम किसी चीज पे स्ट्राइक कराएं और उस इंपैक्ट से हम देख सके कि उसके पास कितना मोमेंटम था। बट वेट अ सेकंड, जैसे मैंने कई सारी डिफरेंट वेवलेंथ को कंबाइन करके एक पैकेट बनाने की कोशिश की, तो ओरिजिनल वेव जिसकी मुझे पोजीशन देखनी थी वो कहां गई इंपैक्ट के बाद? फिर से दिक्कत आ गई है ना। दिक्कत, एक चीज को मेजर करो दूसरी में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। क्या चाहते हो यूनिवर्स? अब मैक्सिमम जगह पे जहां पे भी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ाते हैं इतने ही बता के छोड़ देते हैं, इसके बाद आती है मैथमेटिक्स। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम जाएंगे टू मच डीप। हम इतनी तरह से अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को पढ़ लेंगे या समझ लेंगे कि भाई साहब चाह के नहीं बोल पाओगे तुम। अब शायद तुम्हें यह लग सकता है कि हम जिन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कर रहे हैं मेजरमेंट करने के लिए, प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए पार्टिकल्स और वेव की, शायद उन्हें इंस्ट्रूमेंट्स में दिक्कत है। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं भाई साहब, ये ग्लिच है हमारे यूनिवर्स के अंदर, और यही ग्लिच को तो मेनली हमें समझना है, तभी तो हम और इसमें डीप जाना चाह रहे हैं। मैंने ना अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी क्वांटम सुपरपोजिशन पर, जिसमें मैंने बताया था कि एक क्वांटम पार्टिकल कैन बी इन मल्टीपल क्वांटम स्टेट्स एट द वेरी सेम टाइम। क्वांटम स्टेट का मतलब है कंडीशन ऑफ अ क्वांटम सिस्टम। साधारण भाषा में इतना ही कि मतलब एक समय पे कोई भी जो फंडामेंटल पार्टिकल है, लेटर से इलेक्ट्रॉन, उसकी क्या कंडीशन है, क्या प्रॉपर्टी है उसके पास उस समय पर। बट दिक्कत यहां पे यह आती है कि एक पार्टिकल के पास इनफाइनाइटली मैनी प्रॉपर्टी हो सकती है एक साथ, जब तक हम उसे मेजर ना कर ले। अब भाई साहब तुम्हें ये मैजिक लग रहा होगा, लेकिन ये मैजिक नहीं है। क्वांटम की दुनिया ही ऐसी है। यहां पे जो कॉमन सेंस वाली बातें होती है ना, वो काम नहीं करती हैं बिल्कुल भी। मतलब जितने स्मॉलर लेवल पे तुम जाते रहोगे उतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ती रहेगी। एंड फाइनली अब एक फॉर्मूला को तुम्हारे सामने पेश करना ही पड़ेगा मुझे, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज ग्रेटर देन इक्वल टू h डिवाइड बाय 4 पाई। ये जो तुम्हें h क्रॉस दिख रहा है, ये एक्चुअल में h बाय 2 पाई की एक शॉर्ट फॉर्म है। यहां पे h है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिस पे मैंने कंप्लीट एक डिटेल में वीडियो बनाई है अपने क्वांटम मैकेनिक्स की सीरीज में। ये जो तुम्हें फॉर्मूला में प्लैंक्स कांस्टेंट दिख रहा है ना, ये हार्ट है क्वांटम मैकेनिक्स का। मतलब अनसर्टेनिटी तुम पोजीशन की देखो, मोमेंटम की देखो, दोनों का प्रोडक्ट काफी कम वैल्यू हो सकती है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू रफली होती है 10 की पावर -33 जूल सेकंड, रफली बता रहा हूं मैं ये। बट जीरो नहीं है, इसका मतलब है अनसर्टेनिटीज बहुत कम हो सकती हैं बट जीरो नहीं हो सकती। मतलब मैं कह रहा हूं ना कि हार्ट है क्वांटम मैकेनिक्स का। अगर क्वांटम मैकेनिक्स में से तुम प्लैंक्स कांस्टेंट को निकाल दोगे, सारी अनसर्टेनिटीज गायब हो जाएंगी क्वांटम की दुनिया से। फिर तुम एक्यूरेटली सारे वेरिएबल्स को मेजर कर पाओगे एक समय पर। अगर तुम फॉर्मूला को ध्यान से ऑब्जर्व करो ना, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह इसका कर लो, तो चेंज इन मोमेंटम ग्रेटर देन इक्वल टू h डिवाइड बाय 2 पाई इनटू अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। मतलब जितनी कम अनसर्टेनिटी तुम देखना चाहते हो पोजीशन में, उतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगी मोमेंटम में। मतलब जितना छोटा लेवल उतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी, उतनी ज्यादा वियर्डनेस,
और उतनी ही दिमाग की दही। देखो हमें ना वैरायटी ऑफ कॉन्जुगेट वेरिएबल्स पता है, जैसे एनर्जी, टाइम, पोजीशन, मोमेंटम, स्पिन ऑन डिफरेंट एक्सिस, एंटेंगलमेंट एंड कोहेरेंस, वैल्यू ऑफ फील्ड एंड इट्स चार्जेस एट डिफरेंट लोकेशन, या फिर पार्टिकल एंड वेव। हाइजेनबर्ग के गुरुजी नील्स बोहर ने ये ग्लिच ऑफ यूनिवर्स का नाम दिया था कॉम्प्लीमेंटैरिटी। मतलब यूनिवर्स में ऐसे पेयर ऑफ वेरिएबल्स एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें हम 100% एक्यूरेसी के साथ एक साथ मेजर नहीं कर सकते। देखो ये जो पोजीशन मोमेंटम वाला एग्जांपल है ना, ये हर जगह पे यूज होता है। मैं तुम्हें एनर्जी टाइम रिलेशन से बताता हूं, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, एंड इट इज सुपर इंटरेस्टिंग, एकदम ऐसे दिमाग घुमाने वाली चीज, और मजा आ जाएगा तुम्हें सुन के। ऐसे समझो कि फंडामेंटल लेवल पे अगर हम चले जाएं तो जो प्रोटॉन होते हैं ना, प्रोटॉन इस एम्प्टी स्पेस में से, वैसे एम्प्टी स्पेस इज नॉट एम्प्टी, यहां पे वर्चुअल पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि अपीयर डिसअपीयर होते रहते हैं। इन्हीं वर्चुअल पार्टिकल से को गेन कर लेते हैं प्रोटॉन पार्टिकल्स। प्रोटॉन यहां एम्प्टी स्पेस में से एनर्जी गेन करते हैं फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जितना कम टाइम उतनी ज्यादा एनर्जी गेन कर सकते हैं प्रोटॉन पार्टिकल्स। और जैसे ही वो एनर्जी को गेन करते हैं एम्प्टी स्पेस में से, तो इसी एनर्जी का एक पार्टिकल बन जाता है जिसे बोलते हैं पायोन पार्टिकल्स। मतलब इस एम्प्टी स्पेस, मतलब नथिंग में से कुछ एनर्जी गेन करते हैं प्रोटॉन्स, जिससे जिस एनर्जी को कन्वर्ट किया जा सकता है मास में, जिसे हम बोलते हैं पायोन पार्टिकल्स। एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन तक शेयर करता है पायोन पार्टिकल, और शेयर करते ही दूसरे प्रोटॉन के गेन करते ही वो पायोन पार्टिकल गायब हो जाता है। मतलब नथिंग से स्टार्ट हुए, समथिंग बना, वो समथिंग पायोन है, और फिर से नथिंग में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जैसे ये एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल हुआ ना प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, इनमें लगता है न्यूक्लियर फोर्स, इसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एक्चुअल में यही रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटॉन प्रोटॉन को एक साथ बाइंड करने में, और ये लगाता है इनमें एक अट्रैक्टिव फोर्स। और ये सारा काम हो रहा है उतने शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में, जब तक ये अनसर्टेनिटी रिलेशन वायलेट नहीं होता। मेरा साधारण भाषा में कहने का मतलब यह है कि अगर तुम टाइम को मेजर करना चाहते हो क्वांटम सिस्टम में, तो उसकी एनर्जी को मेजर नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर तुम टाइम को एक्यूरेटली मेजर करना चाहोगे तो वो इतनी ज्यादा एनर्जी गेन नहीं कर पाएगा आसपास के एम्प्टी स्पेस में से। लेकिन जितना छोटा टाइम उतनी ज्यादा एनर्जी गेन कर पाएगा आसपास के एम्प्टी स्पेस में से। एनर्जी को मैं मेजर कर लूंगा, लेकिन कितना समय वो होगा, वी हैव नो आइडिया। अरे अभी भी कंफ्यूजन है क्या? एक और एग्जांपल से बताता हूं। बिग बैंग से लेके अभी तक जितने भी नंबर ऑफ सेकंड्स हुए हैं उसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो। एक प्रोटॉन न्यूक्लियस में एक एंड से दूसरे एंड तक उससे भी ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स चक्कर लगा सकता है। समझ पा रहे हो? एक सेकंड में मैं बोल रहा हूं, उससे भी ज्यादा चक्कर लगा सकता है। तो एक चक्कर कितने समय में लगाएगा? समझ पा रहे हो कितना छोटा टाइम होगा वो प्रोटॉन का, जिसमें वो एक एंड से दूसरे एंड में जा सकता है। मतलब उतने छोटे टाइम में एक प्रोटॉन नोवेयर, मतलब नथिंग से, लिटरली खाली स्पेस में से एनर्जी ले सकता है और उसको यूटिलाइज कर सकता है विदाउट वायलेटिंग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और फिर उससे न्यूक्लियर फोर्स लगा सकता है दूसरे पार्टिकल पे। हाँ, ये भी बात सही है कि नथिंग से स्टार्ट होकर नथिंग में ही जाना होता है। मतलब इस सारा का सारा ये जो बोरो की हुई एनर्जी होती है, ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के वायलेट होने से पहले पहले वापस चुकानी होती है उसी प्रोटॉन को जहां से ली थी। मतलब वर्चुअल पार्टिकल से जो स्पेस में प्रेजेंट है, जो अपीयर डिसअपीयर होते रहते हैं। चलो अब तुमसे क्या छुपाना, बिग बैंग से लेके अभी तक 10 की पावर 17 सेकंड्स थे, और एक प्रोटॉन एक एंड से दूसरे एंड तक 10 की पावर 22 टाइम्स मूव कर सकता है एक सेकंड में। तो समझ पा रहे हो कितना छोटा टाइम होगा एक राउंड के लिए, एक बार डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए। सो आई रियली होप कि यू हैव लर्न समथिंग न्यू, समथिंग फ्रेश, और साथ ही साथ ये भी समझ गए होंगे कि क्वांटम की दुनिया कितनी ज्यादा अजीब है। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया के एक और खतरनाक कॉन्सेप्ट के साथ।